नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सोनम वांगचुक को लेकर पूरा देश परेशान है। इस बात से नहीं परेशान है कि वो किसके साथ और कैसे काम कर रहे हैं, इस बात से परेशान है कि एक भले मानुष की जान जा रही है। रोज सरकार के ही डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। इसको लेकर चर्चा थी। विपक्ष इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ने का प्रयास कर रहा था। कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि एक ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। सोनम वांगचुक के जरिए, अभिजीत दीपके के जरिए, जो हमेशा राकेश सर कहते हैं कि हम भड़बड़िया नहीं हैं, हम बहुत जल्दी नेड़े पे नहीं पहुंचेंगे, उसकी ये तथ्य सामने आ रहे हैं। वांगचुक जी को भी मोदी से कहना था कि अगर आप नहीं आए तो आप बहुत छोटे हो जाएंगे, आप एक नागरिक को बचाने नहीं आए। उन्होंने राहुल गांधी पर यह सवाल थोपा। उसी समय यह लग गया कि कोई न कोई तो हो सकता है कि सोनम जी का इससे कोई लेना देना नहीं हो, वो उस ट्रेप में आ गए हो। और फिर जब अभिजीत दीपके की कोई तैयारी नहीं थी तो वो कच्ची गेंद लेकर मैदान में गए क्यों? कुछ चंद पत्रकारों के जरिए बीजेपी के एक बड़े नेता ने खबर फैलवाई कि 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, धर्मेंद्र प्रधान हटा दिए जाएंगे। और इसी मुद्दे को मुद्दा समझ के अभिजीत दीपके ने कहा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है कि हम अनशन पर बैठ जाएं। 3 दिन में मंत्री हट जाएंगे, 3 दिन में इस्तीफा हो जाएगा, हमें कोई जूस पिलाएगा हमारा ही साथी, और हम घर चले जाएंगे। राहुल गांधी की एनएसयूआई, उनका युवा संगठन, ये सब वो जाने, उनका काम जाने। और भाजपा भी यही चाह रही थी कि केवल एनएसयूआई और कांग्रेस की तरफ से लोगों की निगाह अभिजीत की तरफ आ जाए। लेकिन भलाओ नामुराद भीड़ का, वो 3 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी में आए ही नहीं 300 लोग। तो क्या इसी तरीके से भाजपा के भी 2 करोड़ सदस्य ऐसे ही है कि जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आएगा? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जयराम रमेश ने एक अपना वीडियो जारी किया है। 35 नेता, 4 मंत्री, 1.5 घंटे प्रधानमंत्री के साथ बैठक। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। राकेश सर, चर्चा का बिंदु जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं वो ये है, राहुल गांधी ने आखिर बड़ा दिल दिखाया। पहले तो अपने संगठन महासचिव से एक पत्र लिखवाया कि भाई केसी वेणुगोपाल जी, एक पत्र लिखिए सोनम वांगचुक जी को और वो आहार ग्रहण कर लें। ये सरकार ऐसी नहीं है कि आपको बचाने कोई आए। ये श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं है कि आपके पिताजी को बचाने आई थी तो आपको भी कोई बचाने आ जाए। इसके बाद उन्होंने अपने खास माने जाने वाले प्रवक्ता पवन खेड़ा जी को वहां भेज दिया। और जैसे ही उनके दूत के जाने की खबर मिली, 5 मिनट पहले मोदी शाह ने घबरा कर अपना पुलिस कमिश्नर बदल दिया। तो क्या अब सर पुलिस कमिश्नर डील करेगा सोनम वांगचुक से? ये मेरा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, उनके संगी साथियों के धरना प्रदर्शन से मोदी सरकार जिस तरह अब तक निपट रही थी, वो एक तरह से अनदेखी का भाव था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठे रहिए जंतर मंतर पर, एक आध की जान भी चली जाए तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि हम और आप पहले दिन से एक ही राग अलाप रहे हैं। हमारा टेसू तो वहीं अड़ा हुआ है कि ये देश इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक आंदोलन, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल के तथाकथित आंदोलन का जला हुआ है। इसलिए उसे कॉकरोच जनता पार्टी की छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए। पवन खेड़ा चले जाएं, केसी वेणुगोपाल चिट्ठी लिख दें, खुद राहुल गांधी चले जाएं इस धरने पर, तब भी हम अपने इस आग्रह पर विनम्रता पूर्वक अड़े हुए हैं कि इस आंदोलन के मूल प्रणेता किस विचार के हैं, किस विचारधारा के रहे, उनका अतीत कैसा रहा है। हम इसको भी मानते हैं कि व्यक्ति समय के साथ बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, परिपक्व होता है। हो सकता है अभिजीत दीपके और वो जो
सौरव दास, तीसरा वो मेघनाथ अब जो गायब है, वो उम्र के साथ परिपक्व हुए हों, इसलिए 2023 के, 24 के, 25 के उनके जो ट्वीट हैं सोनिया गांधी को गाली देने वाले, राहुल गांधी को गरियाने वाले, वो बचपने के रहे हों और अब वे परिपक्व होकर कुछ विचार कर रहे हो, हम मान लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस आंदोलन के पीछे कुछ और लोग हैं, इस पर हम संदेह बनाए रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखा दिया है। सोनम वांगचुक छोटापन बता रहे थे तो पहले केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिख दी, अब पवन खेड़ा पहुंच गए। हो सकता है कल को राहुल गांधी भी चले जाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक, एक वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए है, तो अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष अगर उसे समझाइश देने जाते हैं, अनशन तोड़वाते हैं, तो ये भी सकारात्मक एक कदम होगा। लेकिन इस सबसे सरकार की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हो जाती शिव कुमार। नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये सब इस जिम्मेदारी से कैसे बरी हो जाएंगे कि देश की राजधानी में एक व्यक्ति अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए है। और वो अकेला नहीं है, वो आयशा की एक छात्र नेता है नेहा, उसकी हालत भी अब खराब है, वो भी अनशन पर है। तो हमें उसके लिए भी अपील करना चाहिए। लोग सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? तो हम अपने चैनल से नेहा की जिंदगी के लिए भी अपील कर रहे हैं, उसे भी अनशन तोड़ देना चाहिए। तो अब कांग्रेस की इस पहल के बाद हमें उम्मीद है कि सोनम वांगचुक आज शाम को प्रेस से बातचीत करते हुए कहेंगे कि अब अगर नरेंद्र मोदी मेरे अनशन पर नहीं आए तो बहुत छोटापन होगा। इतनी हिम्मत जुटाएं और कहें। इस बीच में आप समझिए, आप सरकार को थोड़ा थोड़ा चिंता शुरू हुई है। उसे लगा कि मामला सिर्फ दीपके का या कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। एक तो सोनम वांगचुक की जिंदगी का खतरे में आना, और फिर कांग्रेस का उसके साथ खड़े हो जाना। इससे कान खड़े हो गए बीजेपी के। उनको लगा कि हम तो ये सोचकर इसे चलाए दे रहे थे कि चलो ये कांग्रेस की जमीन काट रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस के आंदोलनों के लाइमलाइट को डाइवर्ट कर रहा है ये आंदोलन। लेकिन अब कांग्रेस ही वहां पहुंच गई है तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो किया है वो हम बता देते हैं। जैसे आपने संक्षेप में शुरू में बताया, दिल्ली की सरकार ने, भारत सरकार ने, माफ कीजिए, दिल्ली की सरकार में जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आज भी है, उपराज्यपाल के मार्फत। गृह मंत्रालय ने आज 17 जुलाई को दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, आईपीएस 1992 बैच, तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया है और उन्हें ये डायरेक्शन दिया है कि अगली जिम्मेदारियों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से मिलें और उन्हें रिपोर्ट करें। आमतौर पर ऐसे जब तबादले होते हैं, पद से आदमी हटाया जाता है। जी सर, इसमें यही बड़ा बिंदु मुख्य है कि उन्हें रिपोर्ट करें और उन्हें अवगत कराएं अगली जिम्मेदारी के लिए। भाई, वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग सीनियर आईपीएस की कर नहीं सकते, ट्रांसफर पोस्टिंग करता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय करके क्या देंगे? देखिए, एक सीधे संदेश देने की कोशिश की गई। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह, मोदी दिल्ली की स्थितियों को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर इस आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। भाई, अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पर धरने की परमिशन देने कौन गया था? दिल्ली पुलिस। तो क्या दिल्ली पुलिस के किसी एसएचओ, किसी दरोगा, किसी डिप्टी कमिश्नर या जो भी वहां पर सीओ वगैरह होंगे, उनमें से किसी की हैसियत है कि वो अपनी मर्जी से जंतर मंतर पर धरने की परमिशन देने एयरपोर्ट पर चला जाए और अभिजीत दीपके से कहे कि आपको संसद मार्ग थाने आने की जरूरत नहीं, आप तो कृपा पूर्वक जंतर मंतर पहुंचे और मेहरबानी करके बैठ जाएं धरने पर? इसकी हरी झंडी भी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी होगी। जिन सोनम वांगचुक को दिल्ली नहीं आने दिया गया था अभी पिछले साल एक प्रदर्शन के लिए,
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, रास्ते में हिरासत में ले लिया था दिल्ली की सीमा पर। वे इतने दिन से धरने अनशन पर बैठे हैं, बैठने दे रही है सरकार। अब ये जो आदेश है, आपने बिल्कुल सही संकेत किया, इसमें नई नियुक्ति भी समझ लीजिए। अनुराग कुमार हैं, ये 1994 बैच के आईपीएस हैं, यानी सतीश गोलचा से 2 साल जूनियर हैं। इनको तत्काल प्रभाव से पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आप पुलिस कमिश्नर माने जाएंगे, शाम तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन सतीश गोलचा को कोई फर्दर पोस्टिंग नहीं दी गई। आमतौर पर ऐसे आदेश में, जो मैं शुरू में कह रहा था, नई पदस्थापना का जिक्र अगले कॉलम में होता है। आप वर्तमान पदस्थापना, स्थानांतरण, नवीन पदस्थापना। भाई पुलिस कमिश्नर है तो उनको क्या और गृह मंत्रालय कहां और बिठा सकता है? गृह मंत्रालय में कोई पद दिया जा सकता है? वो नहीं है, यानी उनको एक तरह से दंड दिया गया, पनिशमेंट है ये। तो पनिशमेंट पोस्टिंग ही कर देते, पनिशमेंट पोस्टिंग भी होती ना लूप लाइन में, भेज देते कहीं उसमें होमगार्ड में, दिल्ली होमगार्ड में भेज देते, होमगार्ड का कमिश्नर बनाकर किसी और शाखा में भेज देते, उसमें भेज देते क्या, एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेज देते डिप्टी डायरेक्टर बनाकर। लेकिन अधर में लटका दिया, ये संदेश देने के लिए कि गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस कमिश्नर की भूमिका से संतुष्ट नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि सोनम वांगचुक का ये अनशन अभिजीत दीपके और उनके साथियों का ये आंदोलन ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि अगर इसे बीजेपी ने भी हवा दी थी तो अब उससे भी उगलते नहीं बन रहा, ना उगलते ना निगलते, फंस गए हैं वो। तो अब देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह इस आंदोलन को हाईजैक करके अपनी तरफ लाती है। कांग्रेस भी तो कर सकती है। अगर बीजेपी आरएसएस ने अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, इन सबको बिजूका बनाकर खेत में खड़ा किया था और फिर खेत लूट लिया, फसल काट ली वोटों की, तो कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है। इसमें क्या बुरी बात? ये तो राजनीति के दांव पेच हैं। जी शिव कुमार। तो क्या सर हम मान लें तुलसी के रामायण की चौपाई सटीक बैठ रही है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। याद आ गई सर, तो मैंने बिल्कुल ये नौबत अब आ रही है। बीजेपी ने जो जो कुछ किया है। लेकिन सर एक और बड़ी खबर है कि जो नए कमिश्नर बनाए गए हैं वो बीजेपी के नंबर 2 कहे जाने वाले, यानी अमित शाह और एडी, एक कोड वर्ड चल रहा है मीडिया में, एडी यानी अजीत डोभाल, इन दोनों के खास बताए जा रहे हैं। और यही दोनों सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन गृह सचिव बनेगा, कौन दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनेगा। तो क्या सर इस नियुक्ति के बाद, सर हमें सुन पा रहे हैं? सर से शायद किसी तकनीकी समस्या से संपर्क टूटा है, अभी फिर हमारे साथ होंगे। तो क्या इन सब चीजों से आपको दिख रहा है कि मामला सब ठीक नहीं है, मामला अच्छा नहीं है? ऐसे में ये जयराम रमेश का पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक चली। अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो यह है कि जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है, जहां 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है
पिछले 12 साल में 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं, पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं जो विधेयक आ सकते हैं उस पर काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर JPC का गठन हुआ, जिस JPC का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे ही ये बर्खास्त करने वाली संविधान संशोधन विधेयक का भी हम भरपूर विरोध करेंगे। तो सर, जो अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि 35 नेता 4 मंत्री 1.5 घंटे बात करते हैं और नतीजा फिर वही, कुछ नहीं, तो ये तो बड़ी बात है। देखिए, जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो सर्वदलीय बैठक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बार बार वो एक वाक्य बोल रहे हैं, होता वही है जो 2 लोग चाहते हैं। 2 लोग बुलडोज कर चाहते हैं चीजों को और कर लेते हैं। वे 2 लोग कौन है, अब ये कोई पहेली तो बची नहीं है, पूरे देश को पता है। 2 लोग माने अमित शाह और नरेंद्र मोदी। उनकी मर्जी से ही संसद चलती है, उन्हीं की मर्जी से देश चल रहा है, उन्हीं की मर्जी से संविधान संशोधन बिल आते हैं, कोई भी विधेयक आता है। ये सर्वदलीय बैठक, कैबिनेट के सदस्यों की सहमति, संसद की सहमति उन्हें जरूरी नहीं लगती। उन्हें लगता है हम 2 लोगों ने तय कर लिया है तो विधेयक पारित करा लेंगे। देखिए, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं परिसीमन बिल की, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जिसको जयराम रमेश ने बहुत विस्तार से स्पष्ट नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था, बर्खास्त करने वाला बिल। शायद उनके इतने से वाक्य से आम लोग ना समझ पाए कि मोदी की सरकार ऐसा कौन सा बिल लेके आने वाली है, किसे बर्खास्त करने की बात हो रही है। अब कई बार बड़े नेता ही सोचते हैं ना कि देश को सब कुछ पता है, तो एक वाक्य बोल दिया बर्खास्त करने वाला बिल, तो उन्हें क्लियर करना चाहिए। मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आने वाली है जिसमें यह प्रावधान होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो स्वयमेव 31वें दिन वो पद से बर्खास्त हो जाएगा। उसमें कौन कौन शामिल है समझ लीजिए। प्रदेशों के मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री देश के, केंद्र सरकार के, और सबसे बड़ी चीज है देश के प्रधानमंत्री भी इस कानून में शामिल है। देखने और सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई प्रधानमंत्री 30 दिन जेल जाएगा तो बर्खास्त हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कितना शानदार पारदर्शी विधेयक लेकर आ रहे हैं, कानून बना रहे हैं, संविधान संशोधन कर रहे हैं। लेकिन असल मंशा इसकी यह है कि राज्य सरकारों को अस्थिर करना है। जिन राज्यों में बीजेपी के नहीं है, या उन राज्यों में कोई मंत्री ऐसा है जो, मान लीजिए प्रियंक खड़गे को सहन नहीं कर पा रहे RSS और बीजेपी, तो किसी मामले में गिरफ्तार करके प्रियंक खड़गे को 30 दिन के लिए जेल भेज दीजिए, 31वें दिन वो अपने आप बर्खास्त माना जाएगा। अभी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन लंबे लंबे समय तक जेलों में रहकर आए, महीनों जेल में रहे, लेकिन बर्खास्त नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने तो पद भी नहीं छोड़ा,
हेमंत सोरेन ने तो फिर भी इस्तीफा दिया पद से। केजरीवाल तो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि कानून उस बारे में बहुत स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। संविधान में उसकी कोई ऐसी व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए केजरीवाल जी डटे रहे तिहाड़ में से। लेकिन मंशा जो है उससे समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार कोई कानून बना ले, कोई विधेयक संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक लागू कर ले, क्या हम और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो व्यक्ति मंत्री है उसे देश की कोई एजेंसी 30 दिन जेल में रख पाएगी? क्या अमित शाह जेल में रह पाएंगे 30 दिन? क्या किरण रिजिजू जी जेल में रह पाएंगे? क्या हरदीप पुरी जेल में रह पाएंगे? एप्स्टीन वाले हरदीप पुरी। क्या अश्विनी वैष्णव को किसी रेल दुर्घटना में दोषी मानकर कोई अदालत सजा दे सकती है? कोई ऐसी एफआईआर हो सकती है जिसमें वे 30 दिन जेल में रहे? पहले तो एफआईआर ही नहीं होगी, जेल में रखना तो बहुत दूर की बात। और सबसे अंत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हिंदुस्तान में किस एजेंसी की औकात है, किस एजेंसी की दम है, किस अदालत की ऐसी हस्ती है कि वो अमित शाह या या नरेंद्र मोदी को जेल भेज सके एफआईआर करके 30 दिनों के लिए? तो वे तो सुरक्षित हैं। इस कानून को बनाकर संसद में आप देखिएगा कैसी कैसी डींगे मारी जाएंगी। नरेंद्र मोदी कहेंगे इस कानून के बाद तो मुझे भी जेल भेजा जा सकता है। अरे भेजेगा कौन ये तो बताओ? मंगल ग्रह से आएंगे उतरकर? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से उतरकर आएंगे नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके 30 दिन जेल भेजने को? जेल जाएंगे गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री, जेल जाएंगे उन सरकारों के मंत्री जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। गिने चुने राज्य बचे, कम्युनिस्टों की अब कहीं सरकार नहीं है पूरे देश में। बचे कुछ कांग्रेस की सरकारें हैं कुछ राज्यों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, और तो कोई क्षेत्रीय दल बचा नहीं। तो इस संविधान संशोधन विधेयक के बाद, नया कानून बनने के बाद असल खतरा, असल तलवार जिनकी गर्दन पर लटकी रहेगी वे तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस सरकारों के मंत्री होंगे। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, कोई जेल जाने वाला नहीं उनमें से। तो उसका जिक्र कर रहे थे जयराम रमेश कि हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि नीयत सही नहीं है उस कानून के पीछे। जी शिव कुमार। तो ये मान लिया जाए सर, राजनाथ की भी संकट बढ़ेंगे? देखिए, राजनाथ सिंह पर केस करके जेल भेजना मोदी शाह के लिए घाटे का सौदा होगा, इसलिए बीजेपी वाला कोई जेल नहीं जाएगा, कभी कोई जेल नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा। हम चाहेंगे हमारे दर्शक आज की तारीख का हमारे ये वीडियो कहीं सेव करके रख लें। बन जाने दीजिए कानून, संविधान संशोधन बिल पारित हो जाने दीजिए, और उसके बाद देखिए कि 6 महीने के अंदर कौन जेल जाता है और कौन 30 दिन जेल रहता है। ये भी समझिए, किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन तक जमानत नहीं मिलेगी, निचली अदालत से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक, ये भी तो सरकार ही तय करेगी। अब इसमें किसको शक बचा है? शर्जील इमाम या और आसाराम और राम रहीम जेल में विजिट करने जाते हैं, जेल का मुआयना करने जाते हैं, बाकी के समय तो बाहर रहते हैं। बिल्कुल जी। चलिए सर, बस इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।